जैसा कि आपको सूचना प्रदान ही कर दी गई है, KVS के TGT के संस्कृत के 529 से अधिक प्लस पदों पर भर्ती निकली है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से आवेदन आपके 14 तारीख से 4 दिसंबर तक होंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। उसी क्रम में आप जानते हैं हमारी परीक्षा टायर 1 और टायर 2 में होगी। 2 इसके चरण हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी है। तो इसी क्रम में आप प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है वो जनरल आपका रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा। इस तरह से जो बाकी सब्जेक्ट हैं जनरल सब्जेक्ट वो रहेंगे। और एक पद पर 10 लोग क्वालिफाई करेंगे, यानी आप ये मान के चलिए 5,000 से 5,500 के आसपास जो है कैंडिडेट क्वालिफाई कराए जाएंगे। किसके लिए? मेंस के लिए, है ना, मेंस के लिए। तो इस मेंस में फिर जो आपके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे आप, उस पर 1 और 3 के अनुपात पर जो है क्वालिफाइंग आप होंगे। उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद जो है इंटरव्यू में उन तीनों में से कोई एक चुना जाएगा। बाकी वेटिंग लिस्ट भी रखी जाती है केंद्रीय विद्यालय में। तो नवोदय में तो संस्कृत होती नहीं है, तो हमको केवल केंद्रीय विद्यालय का देखना है। उसका साथ में ही सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। लास्ट टाइम आपने क्या देखा था? लास्ट टाइम जो है NCERT के आधार पर जो है प्रश्न पत्र आया था। NCERT के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे, परंतु इस बार संस्कृत और हिंदी के साथ अन्य कुछ विषयों के जो है सिलेबस बदल दिए गए हैं। बाकी के सिलेबस यथावत NCERT के आधार पर ही हैं। तो संस्कृत TGT का जो टायर 2 में हमारा सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो इस सिलेबस 4 भागों में बटा हुआ है। एक व्याकरण, दूसरा वाक्य रचना, तीसरा काव्यांश और चौथा गद्यांश। ये 4 भागों में सिलेबस बटा हुआ है। पहले व्याकरण भाग में आप देखेंगे बहुत सामान्य से विषय दिए हुए हैं। व्याकरण भाग में आपको शब्द रूप याद करने हैं। राम का, मति, नदी, हरि, गुरु, वधु, मधु, पितृ रिकारांत हो गया, मातृ स्त्रीलिंग रिकारांत, वारी, गो, भगवत, जगत, आत्मन, पथिन, विद्वस, सर्व, किम, है ना। और आपको सर्वनाम में तत्, एतत्, इदम, अस्मद, युष्मत्, यह शब्द रूप आपको याद करने हैं। प्रायः केवी की परीक्षा में विषयेतर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, संभावना ऐसी ही कि नहीं पूछे जाएंगे। धातु रूप में आप देखेंगे पठ, पच, भू, क्री, अस, अद, हन, दिव, तन, तुद, रुध, क्री, चुर, यानी सेव, लभ। यानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा सारे गणों की जो मूल धातु है ना, जिन पर गणों का नाम पड़ा, वो धातुएं प्रायः इसमें दी हुई हैं। और आपको इसमें परस्मय पद और आत्मनेय पद में जो धातुएं हैं उनको दोनों में आपको याद करना पड़ेगा। कुछ धातुएं आपको 10 लकारों में भी, जैसे पठ इत्यादि हो गई, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लेना चाहिए। हालांकि इसमें इन्होंने बोला है कि 5 लकारों में ही आपसे पूछा जाएगा, लट, लंग, रिंग, लोट और विधिलिंग। तथापि जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उनको हमको 10 लकारों में याद कर लेना चाहिए, जिससे जो साहित्य के ग्रंथ है उसमें से कोई टिप्पणी पूछ ली जाए तो हम बता सकें। पुनः कारक आपको देखना है, कारक आपको पढ़ने हैं। तो आप सिद्धांत कौमुदी से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि लघु सिद्धांत में कारक बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसको वहीं से देखना उचित रहेगा। प्रमुख प्रत्यय में आप देखेंगे त्वा, तुमुन, ल्यप, क्षत्र, शानच, तक, तवतु, अनियर, तव्यतव्य, त्वा, तल, ठक, मतुप, टाप और गीप। स्त्री प्रत्ययों में 2 प्रत्यय हैं, है ना, टाप और गीम, और तलंतन स्त्रियाम आप जानते ही हैं। तो ये प्रमुख प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। यही प्रत्यय आपको LT के सिलेबस में भी लगभग लगे हुए हैं और DSSB के सिलेबस में भी लगे हैं। इस सिलेबस का आप अच्छे से एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि TGT, यूपी TGT को देखा है इन्होंने और DSSB को देखा है, और दोनों का मैशअप करके जो है इन्होंने एक सिलेबस बना दिया है। तो यानी जो इन परीक्षाओं की तैयारी छात्र पहले से कर रहे हैं उनको बहुत सुविधा होगी। पुनः अव्यय में आप देखेंगे उच्चैः, च, श्व, श्वः, ह्यः, अध, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्, है ना। ये आपके जो है अव्यय लगे हुए हैं। इन अव्ययों को पढ़ना है। इन अव्ययों का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है वो भी आपको एक चार्ट बना के नोट करना
पड़ेगा। संधि आप देखेंगे, संधि वही स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसमें भी अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया है कि स्वर में क्या पढ़ना है, व्यंजन में क्या पढ़ना है, विसर्ग में क्या पढ़ना है। तो स्वर में आपको दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 संधियाँ पढ़नी हैं। व्यंजन संधि में आपको मात्र 3 संधियाँ पढ़नी है, जश्त्व संधि, अनुस्वार और परसवर्ण, या पुरुषवर्ण इत्यादि इसमें नहीं है। विसर्ग में आपको उत्व, रत्व, सत्व कैसे होता है, और विसर्ग लोप, विसर्ग का लोप जो है, विसर्ग के स्थान पर श श श, है ना। और अब ये आपको संधियाँ पढ़नी है। तो संधियों में भी इन्होंने मैटर बहुत कम कर दिया है। हालांकि जब इसमें आपके लिखित परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको सिद्धियाँ वहाँ पर दिखानी पड़ेंगी। समास आप देखिए, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, दुगु, नय और बहुब्रीहि, यानी जो समास हमारे हैं वो सारे समास इसमें दे रखे हैं। ये नहीं बताया आपको कहाँ से पढ़ना है। फिर भी इसका डिफ़िकल्टी लेवल उन्होंने बताया है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल आपका ग्रेजुएशन होगा, है ना, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो आप ये मान के चलिए सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अस्तु धुंधु। उपसर्ग कितने हैं, तो हमारे जो प्र, परा, अपसम इत्यादि 22 उपसर्ग हैं, उनको हमको यहीं से देखना है। फिर संख्याएँ 100 से 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं देखनी है, और इनकी पूर्णी संख्याएं भी साथ में देख लेनी है। पूर्णी संख्या भी देखेंगे साथ में। चलिए, तो हमारा हो गया व्याकरण का भाग। व्याकरण का पार्ट जिनको व्याकरण में बहुत टेंशन होती है, तो उस हिसाब से व्याकरण का पार्ट इन्होंने बहुत कम दिया हुआ है, तो इसमें प्रायः आसानी रहेगी। अब देखते हैं वाक्य रचना। इस यानी आप मान लीजिए 4 पार्ट अगर हैं, तो चारों पार्टों में प्रश्नों का विभाजन उसी हिसाब से किया जाएगा। तो क भाग में निर्धारित व्याकरण बिंदुओं के प्रयोग पर आधारित शुद्ध अशुद्ध निर्णय, यानी जो व्याकरण के बिंदु हैं, व्याकरण के जो नियम हैं, उनके आधार पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है वो। दूसरा, आपसे अपठित अवबोधन पूछ लिया जाएगा। इस अपठित अवबोधन में आपसे संधि, समास, कारक, शुद्ध वर्तनी है कि नहीं है, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन, यानी आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से अनुवाद बनाना होगा, और या उसमें से प्रश्नोत्तर पूछ लिए जाएंगे। वही बात जो इसमें आपको बताइए। लघु संस्कृत निबंध। अब देखिए, यहाँ से आपके रिटन में प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है। मान लो आपको संस्कृत भाषा, साहित्य और संस्कृति से पूछ लिया कि विद्या पर, है ना, विद्या पर कोई 50 लाइन का एक निबंध लिखिए, है ना। आपसे पूछ लिया धर्म पर निबंध लिखिए, है ना। आपसे पूछ लिया मान लीजिए कि ज्ञान पर निबंध लिखिए। इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो आप मानिए 10 नंबर के प्रश्न, ये वाक्य रचना वाला पार्ट आपकी परीक्षा में जो है रिटन एग्जाम रहेगा, डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा, उसमें पूछने की संभावना अधिक है। तो इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसके लिए मैं आपको एक राय दूंगा, रचना अनुवाद कौमुदी, है ना, रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास अभी से शुरू करिए। क्योंकि प्रायः यदि आपका पहले से तैयार है, तो अगर 5100 या 5200 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो उसमें आपका भी नंबर होगा ही होगा। ठीक है, चलिए। फिर काव्यांश में क्या है, तो काव्यांश में देखिए आपका लगभग सिलेबस जो है DT+B वाला दे दिया है यहाँ। तो रघुवंश प्रथम सर्ग 1 से 25 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक है, ठीक है, और प्रतिमा नाटक का 3य अंक है। नीति शतक पूरी आपको जो है दी गई है, 111 श्लोक आपको पढ़ने हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय जो हमारा सांख्य योग है, उसको आपको पढ़ना है। देखिए, प्री में तो आप पढ़ करके निकाल लेंगे, परंतु मेंस के लिए आपको अभ्यास लिखने का करना पड़ेगा, क्योंकि वो 40 नंबर ही मैटर करेंगे। क्योंकि प्री में जिसने भी पढ़ा है वो 60 में से तो लगा लेगा, पर 40 नंबर का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव आएगा वही मैटर करेगा कि हमारे नंबर कितने अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, चलिए। फिर हमारा लास्ट भाग है, अंतिम भाग है गद्यांश। गद्यांश में क्या दिया इन्होंने, शुकनासोपदेश दिया। प्रारंभ से लक्ष्मी वर्णन के प्रसंग स्वल्प सत्तम निवृत्ति करोति, एज इट इज़ इन्होंने उठा के दे दिया DT+B वाला। शिवराज विजय शायद DT+B के सिलेबस में नहीं है, वो इन्होंने UP TGT या ILT से उठाया है। प्रथम निश्वास शिवराज विजय। अब देखिए कवि परिचय, प्रायः आप हर परीक्षाओं में पढ़ते ही हैं, यहाँ पर भी दिया है। कालिदास, भास, भवभूति, माघ, शूद्रक, भारवी, श्रीहर्ष, भर्तृहरि, है ना। इनके कालक्रम क्या हैं, इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे, ग्रंथ की प्रमुख सूक्तियाँ क्या हैं, इस तरह से
कौन कौन से ग्रंथ किस किस विधा में लिखे, ये सब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। संस्कृत सुभाषित में सूक्ति, जो प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं वेद की, उपनिषद की या हमारे संस्कृत साहित्य की, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा। प्रसिद्ध कथन भी पूछे जाएंगे। छंदों में देखिए, अनुष्टुप छंद है, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, श्रगधरा और शार्दूल विक्रीडित। टोटल 7 छंद है ना। और अलंकार में आपके अलंकार विशेष रूप से ध्यान देना है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष एवं अर्थांतरन्यास, ये आपके अलंकार हैं। अलंकार दे दिया यहाँ, इसका मतलब ये नहीं, इनसे संबंधित अलंकार आपको यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, काव्यांश और गद्यांश वाले दोनों भागों से। और वैदिक साहित्य में चारों वेदों का सामान्य परिचय। ईशावास्योपनिषद इन्होंने ये लिखा नहीं है कि कितना, इसलिए ईशावास्योपनिषद पूरा आप मान के चलिए, और तैत्तिरीयोपनिषद की भी वही स्थिति आप मान के चलिए। आपको एक बार अपनी नज़रों के सामने से पूरा निकालना ही पड़ेगा। तो ये इन्होंने जो है गद्य भाग में दिए हैं। एक बार पुनः सिलेबस आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, रोज़ सिलेबस को एक बार पढ़िए। सिलेबस बार बार पढ़ने से, देखने से यदि आपको बुद्धिस्त हो जाएगा तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपको याद रहता है कि आपका कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है। तो ये रहा आपका टीजीटी का सिलेबस संस्कृत का, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः।